हाय गाइस, आज हम लोग 131st रिपोर्ट जो है रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में समझेंगे। ये रिपोर्ट रिसेंटली राज्यसभा में यानी 3 अगस्त को टेबल्ड किया गया एंड फिर लोकसभा में भी सेम डे। हम समझेंगे कि इसमें यूपी ऐसे तो इसने सारे लगभग इस रिपोर्ट में रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं यूपीएससी, एसएससी एंड ऑल उन सब के बारे में रिपोर्ट है, लेकिन हमें सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेके समझना है कि उसमें क्या रिकमेंडेशन है और क्या आने वाले एग्ज़ाम में हमें वो इम्पैक्ट करने वाला है क्या, और जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसने क्या रिप्लाई दिया है कमेटी के रिकमेंडेशंस पे कि वो क्या चेंजेस लाएगी या वो ठीक है अभी जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलने वाली है। तो इसको समझते हैं मतलब छोटा सा वीडियो होगा, जानते हैं क्या है ये। बहुत सारा इसमें ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें ये लोकसभा के मेंबर कौन थे, इसमें राज्यसभा पे कौन थे, ये सब आप कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये आप देखिए कौन कौन से रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे इन्होंने रिव्यू किया है। यूपीएससी, एसएससी, एनआरए, सीएपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, एआर, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईबीपीएस जो बैंकिंग के लिए, आरआरबी भी बैंकिंग के लिए है, या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा वो आरआरबी, सब इन सब चीज़ों को कंसर्न में लिया है। तो हमें सिर्फ यूपीएससी के सिविल सर्विसेज वाले पार्ट से मतलब है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या यूपीएससी के लिए इन्होंने क्या रिकमेंड किया है। ओके, तो मेनली इन्होंने सबसे पहले तो एक डेटा दिया है कि कितने रिक्रूटमेंट जो हो रहे हैं हर ईयर वो किस बैकग्राउंड से ज़्यादातर हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर 2011 में देखें तो 101 थे। 21 का इसलिए रिपोर्ट नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी रिजर्व लिस्ट में थे जिसमें ये रिपोर्ट बना, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 का वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ था इसलिए नहीं बना, तो 20 तक है ये। तो 2011 में 1001 थे और ये धीरे बीच में यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सीट्स बढ़ा भी है, 13 से लेकर 16 देखिए, तब सिलेबस चेंज हुआ था, सीसैट जब आ गया। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट विथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हैं उनका परसेंटेज जो कमिंग ईयर्स में आगे के ईयर्स में बढ़ता गया है। आप देखिए 2011 में 46%, फिर 37, 51, 51 और ये 65 पे है, यानी 46 से अगर हम 12 में देखें तो घटा है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली ये बढ़ा है, ऑलमोस्ट 65% हो गया है, यानी कुछ दिन के बाद 2/3 हो जाने वाला है। जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनका अगर आप देखें तो आप 2011 में देखेंगे 14, 13 तो ऑलमोस्ट ठीक रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे घट रहा है, 4-5% पे आ गया है। ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड जो कि सबसे ज़्यादा इसके एस्पेरेंट होते हैं, प्रिपरेशन अगर 10 लाख लोग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 लाख लोग तो इसी के बैकग्राउंड जो ह्यूमैनिटीज़ के ही होंगे। तो अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो 11 में 27%, 12 में 40%, सीसेट जब आ गया 28, 25, 23, यानी लेस देन 25%, यानी 1/4 भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं अगर आप देखें तो। अदर्स बैकग्राउंड जो है वो 12.5, अदर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, वैसे इसमें बहुत सारे अदर्स हैं, अभी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग लगभग अब कुछ दिन के बाद हो सकता है ये 2/3 हो जाए। हम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की बात करें तो 1/4 भी नहीं है ये, क्योंकि 25% से लेस है। ठीक है, आप देखें यहाँ सिर्फ 23% है। तो ये एक कंसर्न का सब्जेक्ट था। तो कमेटी ने क्या बोला, कमेटी ने ये नोट किया है कि ऐसा ये टेबल देख के ऐसा पता चलता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑफिसर हैं वो टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड से सेलेक्ट हो रहे हैं। लगभग 70% ऐसे लोग हैं सिविल सर्विसेज में आजकल टेक्निकल स्ट्रीम वाले। तो हम लोग मतलब एवरी ईयर हर साल टेक्नोक्रेट्स जो इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग कर रहे होते, इंजीनियर का काम कर रहे होते, जो मेडिकल कंप्लीट करके अच्छे डॉक्टर्स बनते, अच्छे इंजीनियर्स बनते, वो सिविल सर्विसेज में है। यानी हम लोग टेक्नोक्रेट्स धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, जो नॉर्मल सर्विसेज में आ रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, या 19 और भी सेवाएं जो इनमें उसमें आ रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कमेटी ने बोला ये बहुत हाई टाइम है, ये समय ऐसा है कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है क्या वो सही चल रहा है, क्या वो जस्टिस कर रहा है उन लोगों उन स्टूडेंट को लेकर के जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं। क्योंकि हम आसपास अपने देखते हैं मोस्टली जो पीपल है एस्पिरेंट है वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं। अगर हम पुअर स्टेट की बात करें, ईस्टर्न स्टेट की बात करें, जो ईस्टर्न स्टेट है उड़ीसा का पार्ट है, उड़ीसा में भी जो ईस्टर्न बिहार है वो बहुत गरीब है अगर बात करें तो, ऐसे तो पूरा गरीब है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें बहुत गरीब है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ही
लो बैकग्राउंड के, हम्बल बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज़ करके सीधा प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन को लेके ये यूपीएससी में, तो उनका परसेंटेज तो बहुत कम होता जा रहा है, वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वजह से ऐसा है? क्या इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वजह से है कि उनका नंबर ऑफ़ जो परसेंटेज है अबव 70% होता जा रहा है? अगर हम देखें इधर कुछ लास्ट ईयर्स से लेके अभी तक में, जैसा मैंने आपको बताया 2000, हम यहाँ पे 2011 से लेके 2020 तक का देख रहे हैं। तो इतने दिनों में टेक्नोक्रेट्स बढ़े हैं यूपीएससी में, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे कम होते जा रहे हैं, लेस देन 25% हो गया है। तो ये बहुत कंसर्न का विषय है, तो उन्होंने रिकमेंड किया। तो इसके क्वेश्चन पे यूपीएससी ने जो रिसबमिट किया कि यूपीएससी जो है वो टाइम साइकिल भी अपने एग्जामिनेशन का कम कर रही है। कोविड के वजह से जो सिचुएशन था उसमें क्या हुआ, रिशेड्यूल्ड भी कर रही है, टाइम पे आ रही है, एग्जामिनेशन जो है वो टाइमली हेल्ड हो रहा है, रिजल्ट भी, मतलब क्या ही आंसर दे रहे हैं वो। कमिटी ने बोला कि लाइक जो यूपीएससी एग्ज़ाम ले रही है वो लोग का 6 मंथ से 1 ईयर लगता है। 6 मंथ तो नहीं लगता है। हम फेब में आप देखें कि फॉर्म फिलअप होता है, फिर आप मई या जून में एग्ज़ाम होता है प्री का, सेप्ट में मेंस होता है, फिर अभी रिजल्ट आएगा इसका आते आते अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो जाएगा, जनवरी फेब से स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल तक जाएगा, फिर मई में आप रिजल्ट निकालते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 साल से तो आप ज़्यादा ले रहे हैं, लगभग 14 मंथ के आसपास आप 14-15 मंथ ले रहे हैं, तो इतना इससे तो ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो लंबा समय लग रहा है इस प्रोसेस को, इसमें काफ़ी खर्च भी हो रहा है पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम करने में। और कमेटी ने ऐसा डिज़ायर किया, इच्छा जताया है कि यूपीएससी क्या ऐसा कोई चेंज कर रही है जिससे जो एग्ज़ाम साइकिल है वो उसको रिड्यूस किया जाए, उसके लेंथ को उसको थोड़ा कम किया जाए। यूपीएससी ने क्या रिप्लाई दिया? यूपीएससी ने इन्फॉर्म किया कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन फिर भी वो कैलेंडर हर बार निकाल ही देते हैं एडवांस में, ताकि किसी एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं हो। उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट हो सके, मैक्सिमाइज़ कर सके एफिशिएंसी को। टेक्नोलॉजी भी इंश्योर कर रहे हैं ताकि और जल्दी से एग्ज़ाम हो। 8 to 10 मंथ्स ऑलमोस्ट लग ही जाता है, इससे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो। अगर होता है तो वो करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक, ऐसा उन्होंने बोला। परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड ऑल दैट, इन सब पे बात हुई है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इसमें लिखा है कि कमेटी ने ऑब्जर्व किया एंड अप्रिशिएट किया कि टाइम चेंज होने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारा सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में एंड ऑल दैट। कमेटी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मतलब जो प्रेजेंट डे के सिविल सर्वेंट हैं, अब ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद की बात है, ट्रेनिंग प्रोसेस की बात हो रही है जिसमें हमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात उन्होंने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेके बताया कि प्रीलिम्स का जो कीवर्ड है, हम जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उसका कीवर्ड्स और आंसर या नंबर जो है सब कब आ रहा है। अभी तक जैसे 2022 का नहीं आया है, तो जबकि उसका रिजल्ट आ चुका है। तो कमेटी ने बोला कि यूपीएससी और एसएससी दोनों को बोला है ऐसा, लाइक यूपीएससी एंड एसएससी फॉर कंडक्टिंग डिलिजेंस एक्सरसाइजेज बिफोर पब्लिशिंग द आंसर की। तो कमेटी अप्रिशिएट करती है कि अगर यूपीएससी और एसएससी ऐसा करे कि पब्लिश करे आंसर की। कमेटी ने ऐसा देखा कि पूरा आप जो मतलब एक पोर्टल बना दें डेडिकेटेड, उस पर की पब्लिश कर दें। कमेटी सोच रही है कि ये प्रोसेस शायद ये लोग फॉलो करें, इनको रिकमेंड किया है। यूपीएससी को ऐसा आंसर की डिक्लेयर कर देना चाहिए जो फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, उससे बेहतर है कि जैसे ही एग्ज़ाम हो जाए प्री का, उसके कुछ दिनों के बाद ओपन कर दें एक पोर्टल, उसमें आंसर की दे दें। और अगर कोई फीडबैक आए, कोई चैलेंज करता है कि ये गलत है, ये सही है, उनको कुछ इशूज़ हैं, कुछ कंसर्न है क्वेश्चन को लेके, तो वो एस्पिरेंट उसमें अपना कंप्लेंट या ऑब्जेक्शन रेज कर सके, ऐसा उन्होंने बोला। प्रिलिमिनरी की जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसके की को एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही वो पब्लिश कर देना चाहिए। ओके, कमेटी ने बताया बहुत सारे केसेस हैं कैट को लेके, जहाँ पे मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेके एस्पिरेंट्स का बहुत सारा केसेस है जिसमें फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल बर्डन होता है उनके ऊपर। तो इन सब चीज़ों से बोला है कि इन सब चीज़ों को रिकमेंड किया है। ये मोस्टली यही था, और तो इसमें कुछ नहीं है। तो ये इसमें बहुत सारे अच्छे रिकमेंडेशन हैं, आंसर की को लेके रिकमेंडेशन है। ह्यूमैनिटीज़ के एस्पिरेंट्स के ऊपर एक कंसर्न जताया गया है कि काफ़ी कम होता जा रहा है उनका नंबर्स। तो मैं समझता हूँ कि ये रिकमेंडेशंस पे मतलब यूपीएससी ध्यान देगी, कुछ ना कुछ लाएगी, लेंथ ऑफ जो एग्ज़ाम साइकिल है उसको कम करने की कोशिश करेगी।
तो देखते हैं क्या होता है, यूपीएससी इसमें कुछ चेंज लाती है। अभी हमारा 2024 में प्रीलिम्स है, अभी मेंस चल रहा है जो सेप्ट में होने वाला है, मेंस होगा 15 से, तो उन सब पे तो कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। तो अगले एग्ज़ाम यानी 24 का जो फैब में आ जाएगा, यूपीएससी 2024 का जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा वो फैब में हो जाएगा 2024 में। तो तब तक अगर कोई चेंज नहीं आया और पब्लिश हो गया, ऐसे एग्ज़ाम कैलेंडर तो आ ही चुका है। आप देखेंगे एग्ज़ाम कैलेंडर आपका यूपीएससी 2024 का आ चुका है, तो वो मैं उसका भी वीडियो मैं 5-10 मिनट का एक बना दूंगा। तो उस एग्ज़ाम कैलेंडर को पब्लिश उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी अगर कोई अभी ऐसा कुछ सोच रही है कुछ चेंजेस लाने का, तो 2024 में कोई इम्पैक्ट नहीं वाला है ना। सिलेबस के लिए तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की है, इन्होंने सिर्फ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पे बात की है और लेंथ जो है एग्ज़ाम का उस पर बात किया है। तो बस ये है, हमारे सिलेबस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम लोग अपना प्रिपरेशन ऐसे कंटिन्यू रख सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए करना है या जो अभी मेंस कर रहे हैं उनके लिए भी। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। और मेरा ये नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली करंट अफेयर लेके भी आ रहा हूँ मेरे चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स का, आप उसको देखें। टॉप 10 में द हिंदू से ले रहा हूँ प्रॉपरली, उसके स्क्रीनशॉट हैं, साथ में मैं इनपुट्स भी दे रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा जो अगला वीडियो आए उसमें मैं आपको उसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूँगा। थैंक यू।